हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स की रिवीजन क्लास का अगला लेक्चर करेंगे। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज पहली क्लास है और इसमें हम ये सब टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पिछले 2 सालों से इसमें 4 से 5 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल से पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आते हैं, कैपेसिटेंस से, जो उसके अंदर स्लैब एक्सेट्रा को हम इंट्रोड्यूस करके फिर उसकी कैपेसिटी पे जो फर्क पड़ता है वहाँ से क्वेश्चन वो हर बार पूछता है। और डाइपोल से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू होलो एंड सॉलिड स्फीयर, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, कूलम्स लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ये वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ आप और भी जो चैप्टर देखना चाहते हैं रिवीजन क्लासेस के, मैंने करवाए हुए चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। +1 क्लास के 5-6 मैंने चैप्टर करवाए हैं, उनको आप जरूर जाके चैनल पे देखिए। तो आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जो हमारा चार्ज है वो डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, ना कि एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू लेता है। जैसे n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 होगा। यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 0। जब 1 रखेंगे तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? +-e। और जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे +-2e। इस तरह से ये डिस्क्रीट वैल्यू लेगा, ना कि कॉन्टिन्यूस वैल्यू लेगा। e यहाँ पे चार्ज होगा हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए चार्ज क्या नहीं हो सकता, 0.5e, 0.3e, इस तरह से कुछ हमारा चार्ज जो है डिस्क्रीट वैल्यू लेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस वैल्यू कुछ भी वैल्यू वो नहीं लेगा। जैसे कि 0.5 है यहाँ पे, ये सिर्फ ये वाली लेगा वैल्यू, 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यू लेगा वो। तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम सबको पता है क्या होता है कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस का डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन द चार्जेस एंड आर कैप, जो उनके बीच में यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन जो है उसकी। आगे है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखे हुए हैं तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय n न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मैंने कैसे फाइंड आउट करी? एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले गए जब, तो ये फोर्स नीचे आ जाएगा, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यूनिट हो जाएगी। 1/4π एप्सिलॉन नॉट को की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आप कूलम्स लॉ के फॉर्मूले को ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगी। एप्सिलॉन यहाँ पे तो है फ्री स्पेस, और जब किसी मीडियम में चार्जेस को रखेंगे तो वहां पे हम क्या लेंगे? एप्सिलॉन लेंगे। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? आप इसको याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यहाँ पे क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन आर या फिर इसको के भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारा ये। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है? मान लीजिए कोई वायर है हमारे पास जिसके ऊपर जिसकी लेंथ L है और उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो चार्ज हमारा सरफेस के ऊपर होगा, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आप तीनों को देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन है तो लेंथ, एरिया यहाँ पे सरफेस है तो एरिया, और वॉल्यूम है तो डिवाइड बाय वॉल्यूम की बात हम करेंगे। यहाँ पे मैंने स्फेयर लिया है, उसके सरफेस पे चार्ज दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वॉल्यूम के अंदर चार्ज है हमारा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज Q है, इसकी वजह से
पॉइंट P पर जो कि एट डिस्टेंस R पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, KQ अपॉन R का स्क्वायर इंटू R कैप डायरेक्शन, वेयर K इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली K लिख दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन ऑफ इक्वल चार्ज इज, ये फोर्स दिया हुआ है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्ज when the distance between them is 5 angstrom, the number of electron missing from each ion is, ये R। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो आयन है Q1 और Q2, उनका जो हमारा है चार्ज, और ये दोनों इक्वल हैं। तो जब ये आयन बने तो उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या Ne की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। सीधा Ne की वैल्यू Ne में से N की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहां कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है उस चार्ज को बनाने के लिए, क्योंकि उस चार्ज की जो आयन है उसके चार्ज की वैल्यू क्या है, Ne। तो फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 4πε0 R का स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे Q1 Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर Ne का स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स हमारे पास ये दिया हुआ 3.7 क्रॉस 10⁻⁻⁹ कुल जो न्यूटन है फोर्स ये, और जो हमारा 1/4πε0 है उसको इस साइड ले आएंगे, 9 क्रॉस 10⁹ हो जाएगा, और जो n है उसको उधर रहने देंगे, n का स्क्वायर, E के स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे। E क्या होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो स्क्वायर है तो 1.6 क्रॉस 10⁻38 हो जाएगा। उसके बाद R का स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो 5 क्रॉस 10⁻20, क्योंकि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है -10, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से 3.7 को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 4 ले लूँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट देखते हैं हम, 4 ले लेते हैं, ये 5 क्रॉस 5 एज इट इज, और जब ये 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 और 20 मिलके 38 हो जाएंगे, और 38 से कट जाएगा यहाँ पे 9 एज इट इज। और 1.6 को मैं अगर मान लीजिए अप्रोक्सीमेट करके 2 ले लूँ, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। देखिए ये कट गए दोनों। 5 क्रॉस 5 है तो इसमें से अकेला 5 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर है, 9 है तो 3 ले लेते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 1 2 8 10, 1 से तो ज्यादा वैल्यू आ रही है और 8 10 के तो नजदीक है नहीं, तो n की वैल्यू हमारे पास 2 ही आएगी। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होती है। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके आउटवर्ड जो डायरेक्शन है ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और इनवर्ड या कन्वर्ज कर रही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे, तो आउटवर्ड होगी पॉजिटिव चार्ज से और इनवर्ड होगी नेगेटिव चार्ज पे। स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। कंजर्वेटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा कंजर्वेटिव नेचर में होता है, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0 होता है। कई बार मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ऐसे देख सकता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, 3 4 ऑप्शन दे होंगे और पूछेगा कि कौन सा जो है वो सही इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, कौन सा वैलिड है, तो हम डेल क्रॉस E फाइंड इज इक्वल टू 0 अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए E को क्या लिख सकते हैं, -del-V। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको V दे देगा और E पूछ सकता है। क्या हुआ, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0 है, तो E को हम -del-V लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए E को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ली V अपॉन कर्ली R, इसके ग्रेडियंट को, या फिर E इज इक्वल टू माइनस कर्ली V अपॉन कर्ली X, कर्ली V अपॉन कर्ली Y, कुछ भी। अगला क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ E। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है
और किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा क्या देगा, डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको कि E को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल V, या फिर E इज इक्वल टू माइनस करली V अपॉन करली R। तो V को यहाँ से रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, करली R को अगर इस साइड लेके जाएंगे और इन्फिनिटी से R हमारा इंटीग्रेशन होगा और माइनस है साइन। इसका क्या मतलब है इस फॉर्मूले का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट R। मीन्स किसी अगर प्लेस पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी चार्ज की वजह से, मान लीजिए यहाँ ही है कोई चार्ज और इसकी वजह से यहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आएंगे, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आएंगे, तो जितना हम वर्क करेंगे वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट R। आगे 8वां पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए, ये याद रखिए आप, और ये वाला फॉर्मूला, एक चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हमारा, के क्यू अपॉन R। के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू यहाँ पे वो चार्ज है, R इनके बीच की डिस्टेंस है। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट होगी, दो चार्जेस के बीच में या मल्टीपल चार्जेस के बीच में भी हो सकती है। यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट होगी, देखिए यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस चार्ज यहाँ पे पॉइंट P पे देखिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसके साथ जो इस चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे उन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 क्या होगा, के क्यू अपॉन R, और Q2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम मल्टीपल चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को के फॉर्मूलास को देखते हैं, तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, इस फॉर्मूला को, इसको और इसको ध्यान में रखिए। अब आगे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखा हुआ है। देखिए एक सिंगल चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, ना कि एक सिंगल चार्ज की वजह से। अब दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U2 उसको डिनोट करते हैं इज इक्वल टू, देखिए 0 मैंने इसलिए लिखा, सबसे पहले Q1 चार्ज अगर है मान लीजिए तो उसकी वजह से 0, प्लस में एक दूसरा चार्ज वहां पे आया, फिर इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन R12 उनके बीच की डिस्टेंस। वही है, देखिए यहाँ पे जो था Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय Q2। आगे देखते हैं, ये तीन चार्जेस है यहाँ पे। सबसे पहले चार्ज ये मान लीजिए सिंगल चार्ज है यहाँ पे, उसकी वजह से 0, प्लस ये चार्ज आया, ये और ये पहले ये था फिर ये चार्ज आया, जब ये चार्ज आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन R12 इनके बीच की डिस्टेंस। इसके बाद मान लीजिए तीसरा चार्ज जब हम लेके आएंगे तो फिर इनकी और प्लस में इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी Q2 Q3 की क्या होगी, के Q2 Q3 और उनके बीच की डिस्टेंस। इसके बाद इन दोनों के बीच की प्लस में के Q3 Q1 अपॉन R31 इनके बीच की डिस्टेंस। अगर मान लीजिए एक चौथा चार्ज भी हम लेके आते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे, हर एक उनका हम पेयर बनाते चलेंगे और वहां पे हम उसका एक एडिशन में एक और टर्म को लिख देंगे। तो अब ये ध्यान में रखिए। आगे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन पीछे आया हुआ है एक बार एचटेट में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस। कोई सरफेस है, मान लीजिए कोई सरफेस है और उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो होता है हमारा फ्लक्स। देखिए ये एक सरफेस है और परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर है। कोई भी सरफेस होता है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास हो रही हैं। तो फ्लक्स क्या होगा, E डॉट ए, मीन्स
ई ए कॉस ऑफ थीटा, ए यहाँ पे एरिया है इस सरफेस का। तो यहाँ पे देखिए अगर थीटा 90 है, 90 मीन्स ये तो एरिया एरिया वेक्टर है, और ई कुछ इस तरह से है। मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, और ई और ए के बीच में ये एरिया वेक्टर है, और ई ऊपर की तरफ ये मान लीजिए, तो क्या होगा हमारा 90 का एंगल होगा दोनों के बीच में। ये हो गया एरिया वेक्टर, और ई यहाँ तो मैंने इस तरह से दिखाई है ऊपर की तरफ हो तो 90, तो वहां पे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। इस तरह से है तो सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस तरफ से, इस तरह से कुछ इस तरह से यहाँ से पास हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री का। तो यहाँ से मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा, इस तरह से मैक्सिमम फ्लक्स ई ए मैक्सिमम होगा। यहाँ पे थीटा को हम क्या पुट कर देंगे 0, तो ई ए आ जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिए। आगे है गोस लॉ। गोस लॉ कहते हैं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। क्या होता है गोस लॉ? टोटल फ्लक्स, ये फ्लक्स है, पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। तो ये इसका फॉर्मूला है, और ये किसके लिए ट्रू होता है? सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कोई क्यूब है, सिमेट्रिकली चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्फेयर, होलो स्फेयर, या फिर जो हमारा होता है सॉलिड स्फेयर। तो यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सॉलिड स्फेयर और होलो स्फेयर की वजह से डिफरेंट पॉइंट पे गॉस लॉ का यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देते हैं हम हमारे वहां से जो एग्जाम में आते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए आप। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हॉलो या कंडक्टिंग स्फेयर एंड सॉलिड स्फेयर, या फिर हम कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ये टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि जो कंडक्टिंग स्फेयर है उसकी वजह से इनसाइड मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 है, या किसी सरफेस पे, इसके सरफेस पे पूछ सकता है, या फिर आउटसाइड किसी पॉइंट पे पूछ सकता है। तो ये आप टेबल एक याद रखिए डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा स्फेयर है होलो कंडक्टिंग स्फेयर, रेडियस r का, इसके सरफेस पे चार्ज दिया हुआ है q। तो इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड जो इसका सरफेस बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r का स्क्वायर, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। सरफेस पे क्या होगा, जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी रेडियस को पुट कर देंगे, यहाँ तो स्मॉल r था, यहाँ पे बिग r को पुट कर देंगे, कैपिटल R को r स्क्वायर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो स्फीयर 0 होता है, तो इनसाइड के लिए 0। इसके बाद आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल का हमें पता है फॉर्मूला ये होता है V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R E डॉट डी आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे पोटेंशियल है, आउटसाइड ये है, सरफेस पे ये है, इनसाइड ये है, हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है क्योंकि हमें ई पता है आउटसाइड कितना है, सरफेस पे कितना है, इनसाइड कितना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखे हुए हैं, जो आउटसाइड पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। जस्ट यहाँ से एक r को हटा दीजिए। सरफेस पे जो पोटेंशियल है कितना है, यहाँ पे भी देखिए एक r को हटा दिया हमने, और इनसाइड भी पोटेंशियल कितना है जितना उसके सरफेस पे है। इनसाइड कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, हर जगह पे यही होता है। अब है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी। इस होलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप ध्यान में रखिए। और ये भी जो पोटेंशियल एनर्जी कंडक्टिंग स्फीयर की है, इन दोनों में रिलेशन याद रखना होगा। अब ये वाला देखते हैं कि सॉलिड या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये एक स्फीयर है, इसकी डेंसिटी इसके अंदर रो है, डेंसिटी क्या होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके डिफरेंट पॉइंट पे आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r का स्क्वायर। यही जो
यहाँ था, यहाँ पे हम Q को चेंज कर सकते हैं रो की फॉर्म में। अगर रो की फॉर्म में पूछे तो क्या करेंगे, Q को पुट कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब को जब यहाँ पे पुट करेंगे Q की जगह पे, तो ये फॉर्मूला निकल के आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आप डायरेक्टली इसको याद रखिए। इसके बाद सरफेस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड स्फीयर की वजह से, उसका फॉर्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और ये देखिए इसकी तरह सेम है, इसमें अगर रो की फॉर्म में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद है इनसाइड क्या होगा, QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब या रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, यहाँ से पूछ सकता है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आगे फिर पोटेंशियल का मैंने जैसे बताया था, इसमें मैंने फाइंड आउट नहीं किया क्योंकि ये फिर मतलब लंबा रिजल्ट हो जाता है। तो V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से याद करना मुश्किल हो जाता है। इसको अगर आ भी जाता है एग्जाम में, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए और हम V फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। क्या फॉर्मूला, माइनस हमें आउटसाइड फाइंड करना है तो इनफाइनाइट से R तक, और अगर सरफेस पे फाइंड आउट करना है तो इन्फिनिटी से सरफेस तक, और इनसाइड फाइंड आउट करना है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इन्फिनिटी से R फिर R से स्मॉल r तक, और रिस्पेक्टिवली E को हम पुट कर देंगे। देखिए इन्फिनिटी से R, E क्या है हमारा ये, और इनसाइड जो होगा R, जो हमारा R से R E क्या होगा हमारा इनसाइड जो होगा, इनसाइड ये होगा, और सरफेस वाला हमारा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए यहाँ पे E ये वाला पुट करेंगे और यहाँ पे E ये वाला पुट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वो होती है 6/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R। इसके बीच में पूछ सकता है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जो पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू 6/5, यहाँ पे देखिए 8 आएगा, 6/5 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होलो या कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं U ऑफ नॉन कंडक्टिंग इज इक्वल टू 6/5 ऑफ U ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। ये रिलेशन आप याद रखिए, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आप इन सब फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।